अवध ओझा यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाने वाले सर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके राजनीति में आ चुके हैं और एक राजनेता के रूप में शिक्षा में क्रांति की बातें कर रहे हैं। सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। ना भैया देखो, मैं बता दूं, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। परंतु छात्रों के मध्य काफी पॉपुलर अवध ओझा सर एक बहुत ही बेकार पॉलिटिशियन प्रमाणित होने वाले हैं। अवध ओझा सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। जैसे इस देश के अधिकांश पॉलिटिशियंस रहे हैं। मैं भगवान का श्राप हूं। क्यों कह रहा हूं ऐसा? मैं ऐसा क्या कर रहे हैं अवध ओझा राजनीति में आते ही, और ऐसा क्या कर रहे थे अवध ओझा राजनीति में आने से पहले, जो उन्हें एक टेरिबल पॉलिटिशियन बनाती है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कदाचित ऐसा संभव नहीं लगता कि आपने अवध ओझा का नाम ना सुना हो। यदि आप यूपीएससी की तैयारी ना भी कर रहे हों और केवल छात्र हों, तो भी अवध ओझा की रील्स या क्लिप्स आपके फोन में अनावश्यक रूप से उपलब्ध होने के पूरे चांसेस हैं। भूगोल, इतिहास, समसामयिक जैसे विषय पढ़ाने वाले अवध ओझा सर के अनुसार शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एक शिक्षक के रूप में अवध जी ने ये जो धाड़ है ना, वो कई यूपीएससी के इंस्टीट्यूट्स में लगाई है और ये क्लासेस इतनी कामयाब रही हैं कि इसके बाद उन्होंने अपना खुद का यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल डाला, इकरा आईएएस। सोशल मीडिया पर भी अवध ओझा के लेक्चर सुनने वालों की कमी नहीं है। केवल इंस्टाग्राम पर उन्हें 20 लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं। टीवी चैनल्स या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके इंटरव्यूज करते हैं। यदि शिक्षा के क्षेत्र में कोई घटना हो जाए तो छात्र और मीडिया उनके बाइट की प्रतीक्षा करते हैं। और जब कोई व्यक्ति इतना प्राप्त कर ले तो वो अधिकांशतः 3 ही चीजें करता है। पहला, अपने काम को और तीव्र कर देता है। दूसरा, रिटायरमेंट ले लेता है। या फिर तीसरा, राजनीति में आ जाता है। अवध ओझा राजनीति में आ गए। 2 दिसंबर 2024 का वो ऐतिहासिक दिन था जब अवध ओझा को श्रीमान केजरीवाल जी एक पीला पटका पहनाकर आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत करते हैं। और उसी दिन से अवध ओझा आम आदमी पार्टी को एक स्पोक्स पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीवी चैनल्स पर। और बात तो यहाँ तक हो रही है कि वो मनीष सिसोदिया की सीट पटपड़गंज से चुनाव लड़ सकते हैं इस बार दिल्ली में। अवध ओझा के अनुसार वो राजनीति में इसलिए आए हैं ताकि वो शिक्षा पर काम कर सके। सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। यहाँ तक सब कुछ सही है, उनकी टीचिंग, उनकी राजनीति सब बढ़िया है, पर अवध ओझा जी ने तो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया था, तो राजनीति में आते ही दहाड़ने के स्थान पर मिमियाने क्यों लगे हैं? आपको मैंने बोला था ना, हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं तो कुछ नहीं, सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दो। नहीं एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा क्यों? सर इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा आपसे? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं हम कैमरा रिवील करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा? ना भैया देखो, मैं बता दूं, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। जिन्हें ये वीडियो समझ में नहीं आया तो उन्हें बता दूं कि बीबीसी वालों ने अवध ओझा से नरेंद्र मोदी पर प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर वो दे रहे थे, पर वहां जो आम आदमी पार्टी की टीम खड़ी थी उन्हें वो उत्तर पसंद नहीं आया और उन्होंने बीबीसी का इंटरव्यू बीच में बंद कर दिया। और अवध ओझा मिमियाते हुए बोले कि पार्टी लाइन के साथ जाऊंगा, माइक फेंके और निकल गए। एक्चुअली अपने टीचिंग करियर में अवध ओझा ने कई बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया की स्वतंत्रता, मोदी डिक्टेटर, ऐसे संवाद बोले हैं, परंतु आज उन्हें मिमियाना पड़ रहा है। मीडिया को खुद चुप करा रहे हैं। अवध ओझा कह रहे हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को शिक्षा में क्रांति के कारण चुना। आप पार्टी को में आने का एक सबसे बड़ी वजह ये है, मैं इनके कुछ कामों से, जैसे इनका एजुकेशन रिफॉर्म है। कौन है हिंदुस्तान का स्टेट जो एजुकेशन पे लगभग 25% के आसपास खर्चा कर रहा हो? जबकि अपने पीछे दिए गए इंटरव्यूज में वो मान चुके हैं कि उन्होंने भाजपा, कांग्रेस सब जगह ट्राई किया था। भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस 2 ध्रुवों की तरह है। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी। मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। एक मूवी लगी थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी। दोस्तों वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता है मौकाटेरियन। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? अवसरवाद। परंतु क्यों? देखिए, कोई भी सही व्यक्ति राजनीति में विचारधारा लेकर आता है और उस विचारधारा के अनुसार
पार्टी चूज करता है। यदि कोई साम्यवादी है तो सीपीआई में जाएगा, यदि कोई हिंदुत्ववादी है और अंत्योदय की सोच रखता है तो वो बीजेपी में आ जाएगा। पर यहाँ तो जहां मौका मिले वहां पर भाई साहब घुसने के प्रयास में हैं। और जब आम आदमी पार्टी में घुसने में कामयाब हुए तो शराब घोटाले में लिप्त व्यक्ति की तुलना नेल्सन मंडेला और गांधी से कर रहे हैं। उधर जी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं। उनके नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे। आपको मन में कभी सवाल नहीं पड़ा हुआ कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गंभीर आरोप हो, संगीन आरोप हो? सर जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे। ये मौका पड़ने पर ना उसामा पर भी सुसंस्कृत प्रस्ताव लिख लेते हैं। उसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के, ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी उसामा बिन लादेन। ठीक है, अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर अचीवमेंट तो है सर आदमी की। एक ही बार मारा, इसको बोलते हैं सपना। इसी को कहते हैं अवसरवाद। बस कैसे ही लोकसभा विधानसभा पहुंच जाऊं, नेता बन जाऊं। और भारत में अधिकांश पॉलिटिशियंस ऐसे ही हैं जो केवल 5 साल की सोच रखते हैं, और अवध ओझा इनमें से ही एक है। कल को बीजेपी में फायदा होता दिखेगा तो वहां भाग लेंगे। यदि इनके फैंस को लगता है कि शिक्षा में क्रांति लाएंगे तो आपका कटने वाला है, क्योंकि 99% पॉलिटिशियन काटते ही हैं। अवध ओझा भी उसी मौकाटेरियन टोले में से दिखते हैं और ये घातक है। कैसे, वो आगे देखते हैं। देखिए ऐसा है, अवध ओझा बहुत मजेदार आदमी है। ये भाई साहब अगर आज कुछ बोल रहे हैं तो कल इसी का उल्टा नहीं, इसका उल्टा कर सकते हैं। अवध ओझा जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। वैसे तो वो लोगों को राजा बनना सिखाते थे। इस देश पर कैसे कब्जा होता है? यहाँ एक मरी हुई गैंग है हिजड़ों की जो कहते हैं साहब राजा बनना है। राजा ब्लड ग्रुप लेकर पैदा होता है आदमी। वो चंदा साहेब, कंपनी साहब, मीर जाफर साहब, हमको राजा बनना। हमें बोला जो आदमी दूसरों को राजा बनना सिखा रहा हो वो पता नहीं खुद पॉलिटिशियन क्यों बन गया। ओह, शायद इसलिए क्योंकि ये जुबान के बहुत पक्के आदमी है भाई साहब। जो बोल दिया वो होकर रहेगा। चुनाव तो लड़ेंगे। वैसे तो वो कहते थे एजुकेशन दहाड़ना सिखाती है। दूसरी साइड वो ये भी कह देते हैं कि पढ़ाई से किसका भला हुआ है भाई साहब? कौन राजा बना है पढ़ाई से? आप कहाँ से आईएएस आईपीएस की कोचिंग में आ गए? आपने जब पढ़ाई कर रहे थे सोचा था कि ये सब करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और गुरु बनेंगे इस तरह? अरे हमने तो आईएएस के बारे में भी नहीं सोचा था। मुझे पढ़ाई से बहुत नफरत है। मैं कभी ऐसा थोड़ी था कि मैं बहुत पढ़ने वाला छात्र हूँ, मुझे पढ़ने से बड़ा लगाव रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। स्कूलिंग तो गोंडा में हुई? स्कूलिंग गोंडा में हुई। और बस पास हो गए किसी तरह से। और पिताजी मेरे कहते थे कि भैया देखो, पढ़ के कोई राजा नहीं। वैसे तो उन्हें मोदी जी के विरुद्ध चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत इवॉल्व आदमी है। नरेंद्र मोदी की जो सबसे खास बात है, ही इज अ इवॉल्व्ड मैन एंड ही इज अ इवॉल्व्ड लीडर। जो चीज इवॉल्व्ड होती है, जैसे ब्रिटिश डेमोक्रेसी, वो इवॉल्व्ड है, मतलब एवोल्यूशन हुआ उसका, वो धीरे धीरे डेवलप हुई है, तो बहुत स्ट्रांग है। 1215 ब्रिटिश डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट की शुरुआत होती है और 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, मतलब जब पार्लियामेंट पावर बनती है 400 ईयर्स। तो जहां भी एवोल्यूशन होता है ना, वहां स्ट्रेंथ अपने आप आती है। ही इज अ इवॉल्व्ड, वेरी स्ट्रांग मैन। पर्सनालिटी वाइज मैं देखता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चेहरे पे, और ही इज वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। तो उनको कोई इवॉल्व्ड आदमी ही टक्कर दे सकता है, इसलिए मैंने अपना नाम लिया कि वो भी इवॉल्व्ड है, मैं भी इवॉल्व्ड हूँ, सब दोनों कमर। पर अब लगता है कि वो आम आदमी पार्टी से दिल्ली के विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ओझा जी, राजा बनना था, फिर प्रधानमंत्री को हराना था, और अब क्या विधायक? वो भी पता नहीं लड़ोगे कि नहीं। अरे यार, पर चलिए ये बताइए, जिस केजरीवाल को पेले पड़े थे आप, उसी के साथ हाथ मिला के कैसा लग रहा है? तो देखो, अरविंद केजरीवाल जी सबको लेकर आए 2008 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, सबको पकड़ लाए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अन्ना हजारे जी को खड़ा किया, किरण बेदी जी को खड़ा किया, कुमार विश्वास जी को खड़ा किया, सबको खड़ा किया, और खुद बीच में खड़े हो गए और सबकी रोशनी खींच ली। बेचारा शर्ट वर्ट बाहर किया, बेचारा कैसे बेचारा जो हमारे लिए लड़ रहा है। लोगों ने कहा भैया करप्शन के खिलाफ लड़ने का क्या उपाय है? बोले आप। बोले हम। अरे बोले हम नहीं, आप पार्टी। लोगों ने कहा आप पार्टी? बोले हाँ पार्टी। पार्टी बन गई। बोले अब हम सत्ता में जाके और करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। लोगों ने कहा वो भी ठीक है। आपकी जुलाई बन गई, उनके डिप्टी सीएम करप्शन के चार्ज में अंदर चले गए। जिस मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले का आरोपी बता रहे थे, उसी से हाथ मिलाकर उसी को डिफेंड करके कैसा लग रहा है? वैसे तो इनको लगता है कि मोदी जी को राजा बन जाना चाहिए, संविधान भंग करके। बहुत सही सरकार चल रही, ऐसे ही चलना है। मैं तो कहता हूं कि पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का, मोदी डायनेस्टी। बेसिकली भाई साहब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ना
फासिस्ट है फासिस्ट, और ऐसे फासिस्ट व्यक्ति को देश चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए वैसे तो, पर अब चला ही रहे हो तो राजा बन जाओ, संविधान छोड़ दो। और दूसरी ओर ये भाई साहब खुद ही डिक्टेटर बन रहे हैं। बीबीसी वालों ने अपनी मर्जी का एक प्रश्न क्या पूछ लिया, पूछने नहीं दे रहे हैं। ये भी तो डिक्टेटरशिप ही है भाई साहब। नहीं भाई साहब, आप तो अभी विधायक भी नहीं हो और राजाओं वाली हरकतें शुरू कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है कि ओझा सर मोदी की बुराई ही करते थे, तारीफ भी करते थे और भर भर के करते थे। क्योंकि हिंदुस्तान की गद्दी पे बहुत ही डेंजरस आदमी बैठा हुआ है, सुनता ही नहीं किसी की। That is the appreciable part of the Prime Minister. He does not listen to any, and he's so much lethal. डोकलाम वाले केस में क्या हुआ था? स्टेट ऑफ मलाका पे पूरी इंडियन नेवी लगा दी इस आदमी ने, और चाइना के प्रेसिडेंट को एक ही बात बोला था कि शंघाई तो नहीं बचेगा, बाकी तो मैं नहीं जानता। And he switched, cut off the phone immediately. और चीन ने अपनी सेना को तुरंत डोकलाम से नीचे कर दिया, क्योंकि पागल से कौन लड़ेगा जो तैयार है कि हम तो मरेंगे। और ये जो वीडियो अभी आपने देखा ना, ये वीडियो ओझा सर को भी पता है कि पूरी तरह सत्य नहीं है, इसमें फैक्चुअली चीजें करेक्ट नहीं हैं, और ये इनकरेक्ट चीजें ये आईएएस के लॉन्डो को सिखा रहे हैं। वाह भाई साहब, चाइना ने तुरंत डोकलाम से सेना पीछे नहीं हटाई थी, इवेंचुअली हटाई है, लेकिन ये सब बोल के ना वायरल होने का चांस ज्यादा मिलता है, और वायरल होने के लिए ओझा सर कुछ भी करेगा। ओझा सर इज अभिनव अरोड़ा ऑफ आईएएस कोचिंग। अवध सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन क्या जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। होता सर यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं लिटरली। और भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोदी जी की तारीफ इन्होंने एक आधा बार की हो, ना ना भर भर के की है, भर भर के। जिनके घर में नरेंद्र मोदी जी जैसा लड़का पैदा हो जाए, एज अ प्राइम मिनिस्टर हिस्ट्रिकल उनकी एनालिसिस करेगी। एक सामान्य घर से पैदा हुआ व्यक्ति भारत के उच्चतम पद पे बैठा हुआ है, जहां पे डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है। एमपी का बेटा विधायक, मिनिस्टर का बेटा विधायक, कहने की जरूरत नहीं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। जिस देश में डायनेस्टिक डेमोक्रेसी सर्वाइव करती है, उस देश में उस व्यक्ति ने अपने आप को सर्वोच्चतम पद पर पहुंचाया, और एक टर्म नहीं, सेकेंड। और उनके जानने वाले तो ये भी कहते हैं कि तीसरे में भी आ रहे हैं, अब की बार 400 के पार। मैं नहीं कह रहा हूँ। भाई साहब ने तो मोदी जी को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा ही बता दिया। तो जो काम विलियम बेंटिक ने हमारे लिए किया, ईसाई होते हुए लेने वाली बात है, सदी पर्दा खत्म किया उसने, वही काम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए किया, हिंदू होते हुए। पर केवल मोदी जी के लिए थोड़ी ये सब बोला है, राहुल गांधी की भी भर भर के तारीफ की है भाई साहब ने। और जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में, वो है राहुल गांधी जी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हाँ मैं पप्पू हूं। जब मैंने वो सीन देखी, मैंने कहा 2 बातें हो सकती हैं। जब आदमी अपनी बुराई करे, या तो गुस्सा हो रहा है और या फिर परिपक्व हो रहा है। राहुल गांधी ने जाति जाति करना शुरू किया तो ओझा सर ने भी ये सब कुछ बोल दिया। मैं ये इस देश की जनता को आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जब भी वो नेता चुने, अगर वो चाहती है कि उनके बच्चों का भविष्य आने वाले समय में अच्छा हो, अपनी जाति का चुने। अब ओझा सर मोदी और राहुल दोनों की तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से फील्डिंग बैठाए हुए थे कि कोई तो टिकट दे दो भाई साहब। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस 2 ध्रुवों की तरह हैं। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति जो थी, मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, और फिर उस पार्टी की आइडियोलॉजी को जस्टिफाई भी करना पड़ता। आइडियोलॉजी, एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी वो, जिमी शेरगिल की शायद मूवी थी। तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता है मौकाटेरियन। लेकिन यहाँ पर कमाल की बात ये हुई कि मोदी और राहुल की तो बहुत तारीफ की, लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की काफी बुराई किया करते थे ये भाई साहब। लेकिन आम आदमी पार्टी ही ज्वाइन कर लिए, क्या बात है। मतलब इन भाई साहब की कोई विचारधारा है ही नहीं, जहां मौका मिला वहीं घुस लिए। और ऐसे व्यक्ति को ना अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता है। भारत के अधिकांश राजनेता ना ऐसा ही करते हैं। पर ये जो अवसरवादिता है ना, इसने भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया है, वो अगले अध्याय में देखते हैं।
देखिए, हरियाणा की राजनीति के दिग्गज और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल ने एक बार कहा था कि यदि कोई कुत्ता किसी राजनेता को काट लेना तो वो 14 इंजेक्शन लेकर ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कुर्सी उसे काट ले तो उसका कोई इलाज नहीं। अवध ओझा ने पहले बीजेपी में ट्राई मारा, फिर कांग्रेस में, फिर बसपा में और अंत में आम आदमी पार्टी में चांस मिला। इसी से मिलती जुलती एक राजनीति को आया राम गया राम राजनीति कहा जाता है। और अवध ओझा ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं है जो इस राजनीति को कर रहे हैं। हर बार चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों में आयाराम गयाराम का खेल शुरू हो जाता है। आइए पहले कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर इस प्रकार की राजनीति के दुष्परिणाम देखेंगे। बिहार के नीतीश कुमार अवसरवादी राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी हैं। शुरुआत में उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था। लालू यादव के अराजक शासन के बाद बिहार में लाए गए कुछ बदलावों के कारण उनको बहुत सम्मान भी मिला था। वे बिहारियों के लिए आशा का प्रतीक थे। परंतु 2017 से लेकर अब तक उन्होंने राजद और भाजपा के बीच में इतनी बार अदला बदली की है कि लोग व्यंग्य में उन्हें कुर्सी कुमार या पलटू राम कहने लगे। उत्तर प्रदेश के नरेश अग्रवाल भी दल बदल के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। नरेश अग्रवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में की थी। पहली बार वो कांग्रेस के टिकट पर ही विधायक बने थे। बाद में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बढ़ते प्रभाव से जब कांग्रेस सिकुड़ने लगी, उसी समय अग्रवाल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और सपा में शामिल हो गए। लेकिन वो वहीं पर नहीं रुके। कुछ दिन बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया, और केवल इसलिए क्योंकि राज्यसभा का जो टिकट था समाजवादी पार्टी की तरफ से वो जया बच्चन को दे दिया गया था। इसके अतिरिक्त जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उमा भारती मोदी को विनाश पुरुष कहती थी। बाद में वही उमा भारती नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की सदस्य रही हैं। भाजपा से अलग होने के बाद शिवसेना ने सत्ता के लोभ में जिस प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई, वह भी अवसरवादी राजनीति का एक और शर्मनाक उदाहरण है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सदैव कोसने वाली शिवसेना ने यही साबित किया कि वह सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। इसी को अवसरवाद कहते हैं, और इस अवसरवाद में ना हर पार्टी लिप्त रही है। कांग्रेस से तो लगातार नेताओं का माइग्रेशन जारी है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ, महाराष्ट्र पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, आचार्य प्रमोद कृष्णन, ये सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कर दी है। इन सभी ने राहुल गांधी की अपरिपक्व राजनीति एवं कांग्रेस की सनातन विरोधी होने की जो सोच है उसके कारण पार्टी छोड़ी है। पर कुछ भी कहें, यह राजनीति में अवसरवाद का ही उदाहरण है, और इस तरह का बढ़ता दौर देश के लिए चिंताजनक है। परंतु क्यों? क्योंकि यह राजनीति बिना विचारधारा की राजनीति है। जहां मलाई मिले वहां भागने की राजनीति है। ये लोग आज राम को गाली देंगे और कल सबसे बड़े राम भक्त बनकर दिखा देंगे। एग्जैक्टली यही अवसरवाद अवध ओझा ने राजनीति में आने से पहले ही चालू कर दिया है। अब प्रश्न ये है कि कैसे ये अवसरवाद लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। तो जी, इस पूरे प्रोसेस में आम कार्यकर्ता की अनदेखी हो जाती है और भ्रष्ट लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार आरोपों की जांच तक गायब हो जाती है यदि वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिल जाते हैं तो। अवसरवादी राजनीति के नेगेटिव रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, इसे हम बिहार के एग्जाम्पल से बड़े बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। नीतीश लालू शासन के 30 से अधिक सालों के बाद भी बिहार आज ठीक वही है जहां 30 साल पहले था। बिहार आज भी भारत का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय का मात्र 39.2% है। बिहार की साक्षरता 61.8% है, जो कि देश में सबसे कम है। अवध ओझा राजनीति में आने से पहले ही दिखा चुके हैं कि उनकी विचारधारा अवसरवादी है। इससे क्या क्रांति होगी? ये वही है जो 99% और लोग कर रहे हैं। तो फिर असली राजनीति क्या होती है? असली विचारधारा की राजनीति क्या होती है? वो आगे देखते हैं। अब हम जब ये समझ चुके हैं कि अवसरवादी नेता राष्ट्र और समाज के लिए कितने हानिकारक हैं, तो हो सकता है कि आपके मन मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा हो। प्रश्न ये कि अगर बिना किसी विचारधारा का नेता हानिकारक है, तो वो नेता जो स्पष्ट दृष्टिकोण और विचारधारा को रखता है, उसके साथ चलता है, क्या सचमुच वो नेता देश और जनता की नियति के लिए बेहतर काम कर सकता है? तो आइए इस बात को ना इतिहास के कुछ उदाहरणों से देखा जाए जहां विचारधारा आधारित राजनेता बड़े बड़े बदलाव लाए हैं। तो आरंभ करते हैं आधुनिक सिंगापुर के जनक ली कुआन यू से, जिनके विचार दूरदर्शी, प्रैग्मेटिक लिबरलिज्म में निहित थे। आज का आधुनिक सिंगापुर, जो दुनिया के आर्थिक और औद्योगिक मेट्रोपॉलिटन देशों में से एक है, कभी ऐसा समृद्ध नहीं हुआ करता था। सिंगापुर के आगे ना बहुत सारी चुनौतियां थी, जैसे कि ब्रिटेन का सिंगापुर की नीतियों में हस्तक्षेप करते रहना। ली कुआन यू, इन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखा और लोगों को सोशल वेलफेयर स्कीम्स प्रदान की गई, पर उससे विकास कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये समझ लिया कि सिंगापुर को ना सामाजिक कल्याण की बजाय
उद्योगों की अधिक आवश्यकता है। उद्योग ही रोजगार का सृजन करेंगे और आर्थिक स्थिति को न केवल देश के लिए बल्कि हर नागरिक के लिए ऊंचा उठाएंगे। उन्होंने सिंगापुर इंक का कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसमें सार्वजनिक सेवाओं में दक्षता और एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया गया। और जब तक वह रिटायर हुए, सिंगापुर की काया पलट हो चुकी थी। अब इनके बाद बात कर लेते हैं मार्गरेट थैचर की नीतियों की, जो कि आधारित थी फ्री मार्केट कैपिटलिज्म और इंडिविजुअलिज्म के ऊपर। तो देखिए, ब्रिटेन में ना 1970 का जो दशक था वो ऐसा समय था जब ट्रेड यूनियन अगर एक स्ट्राइक कर दें तो सरकारें गिर जाती थी। एक तरीके से गुंडागर्दी चलती रहती थी। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो हम तुम्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। ब्रिटेन में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ चुका था। और फिर जब मार्गरेट थैचर ने सत्ता संभाली तो ब्रिटेन की इस आयरन लेडी के शासन का मुख्य ध्यान प्राइवेटाइजेशन और ट्रेड यूनियनों की ताकतों को ना सीमित करने पर था। और उन्होंने ऐसा किया भी। यूनियंस की ताकत ना अब आधी हो चुकी थी। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम इसका यह था कि आर्थिक सुस्ती की बजाय ब्रिटेन ने नव उदारवादी वैश्विक व्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना ली। आज भले ही उनकी कई नीतियों की आलोचना की जाती हो, पर ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति में सुधार आज भी मार्गरेट थैचर की नीतियों के कारण ही हुआ है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत में विचारधारा के आधार पर काम करने वाले नेताओं की कमी है। ऐसे बहुत सारे नेता रहे हैं और आज भी हैं। कदाचित आपने के कामराज का नाम कभी नहीं सुना होगा, पर ये उन दूरदर्शी नेताओं में से एक हैं जिनकी नीतियों के प्रभाव आज भी दिखाई देते हैं। के कामराज की विचारधारा सामाजिक न्याय, शैक्षणिक सुधार, सांप्रदायिकता के विरोध और विकासात्मक दृष्टिकोण पर आधारित थी। इन सब चीजों के चलते उन्होंने तमिलनाडु में कई शिक्षा संस्थान खोले और लोगों को, विशेषकर ग्राम क्षेत्रों के परिवारों को प्रोत्साहन दिया कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए। पर कोई भेजने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि एक कारण था, बाल मजदूरी से आ रहा पैसा। अब इस समस्या का निवारण करना आवश्यक था। और इसका निवारण क्या किया गया? निवारण ये था कि ऐसी स्कीम लाई गई जिससे लोग स्वयं ही बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज दें। और तब आई मिड डे मील स्कीम। फिर इस स्कीम ने मद्रास और तमिलनाडु में बहुत पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। अब जो माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते थे कि कहीं हमारे बच्चे भूखे पेट ना सो जाएं, वो खुशी खुशी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे। भोजन तो था ही, साथ में लोग शिक्षित भी हो रहे थे। फिर ये स्कीम ना केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रह गई, हर राज्य ने इसे अपने अपने ढंग से अपनाया। और फिर आ जाते हैं हिंदुत्व की विचारधारा को जीने वाले नेता के ऊपर, कल्याण सिंह के ऊपर। कल्याण सिंह भाजपा की तरफ से उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और इसी हिंदुत्व के लिए और राम मंदिर के लिए जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कोई कार्रवाई ना करते हुए बाबरी ढांचे पर एक्शन होने दिया। और इस मामले ने ना पूरे देश में हलचल मचा दी। उनकी बड़ी आलोचना हुई, पर कल्याण सिंह ने जो हुआ उस पर कोई कार्रवाई ना करने का निर्णय लिया और अपना इस्तीफा दे दिया। और जब प्रकरण के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका उत्तर ना कुछ ऐसा था। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी। इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। गम नहीं है। हाँ, वो टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। और ये ऊर्जा ना उन सभी को प्रेरित करती रही जो इस भूमि की सांस्कृतिक आत्मा में विश्वास रखते थे, ताकि वे उस खोई हुई धरोहर को पुनः प्राप्त कर सकें। यदि इस पूरी बात को संक्षेप में कहें तो कोई भी राजनेता बिना क्लैरिटी और बिना विचारधारा के बदलाव नहीं ला पाता, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक हो। और अवध ओझा सर की कोई विचारधारा दिखती नहीं है, केवल अवसरवादिता दिखती है। तो आशान्वित हूं कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को और आगे शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यदि हमें मदद करना चाहते हैं तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। आपको जो नंबर्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप ये जो वीडियो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये अवश्य देखिए, क्योंकि ये आपको और आगे की जानकारी देने वाली है। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।